हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पर सुनील सर के साथ। वॉल्यूम 2 इसलिए कहूँगा क्योंकि वॉल्यूम 1 सुबह पढ़ा के गया हूँ सेम पैटर्न में एनडी एयरफोर्स के। तो आपको एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जब हम एनडीए की बात करते हैं तो आप पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80% के करीब सिलेबस जो है 80% के करीब सिलेबस जो है इसका वो एक्स और वाई, सॉरी वाई नहीं, एक्स ग्रुप एयरफोर्स या एसएसआर, वाई नहीं कहा मैंने, जैसे मान लो एसएसआर के नेवी में तो फिजिक्स और मैथ्स स्टैंडर्ड की आती है और 20% जो है वो सीडीएस लेवल का जो है इसमें वोकेब का पार्ट होता है और पर्टिकुलरली फिल इन द ब्लैंक्स के पार्ट होते हैं। तो इसलिए मैं आपको जब कहता हूँ कि मैं आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वॉल्यूम 2 क्यों कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि वॉल्यूम 1 जो है मैंने ऑलरेडी 11 AM पढ़ाया है, आपको जाना चाहिए उस पर। वॉल्यूम 2 अब मैं पढ़ा रहा हूँ और वॉल्यूम 3 जो है वो मैं आपको 9 बजे सीडीएस वाले सेशन में क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है इंग्लिश पेपर कॉमन होता है। तो पेपर कॉमन है तो नेचुरल सी बात है कि वो चीज़ें आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है ना। एनडीए का बैच जो है वो हमारा रनिंग है और इस पर जो है चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम आपको सिर्फ इतना बता दें मोर और लेस कि जो अब अनअकैडमी पे क्लासेस हो रही है उस पर भी आपका प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आज एक सेशन गया है तो उस सेशन को आप नोटिस करना और उस सेशन के हिसाब से देख लेना आपको 2 PM, ठीक है ना। 2 PM पे आज एक सेशन अपलोड हुआ है, बहुत शानदार सेशन है अनअकैडमी पे और ये फ्री सेशन है सबके लिए जो भी अनअकैडमी पे हैं। तो फॉर गॉड से गो एंड ज्वाइन दैट, यू नो, विल बी गेटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ दैट। बहुत शानदार सेशन है उसमें। और ये कोर्सेज जो हैं इन कोर्सेज को प्लीज़ डिफेंस एग्जाम्स पे हो चाहे लाइव टेस्ट में आपको रेगुलर आना है एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू दैट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो फिर सिंपल सी बात है कि आज जैसे अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन कराता हूँ और 20 में अगर आपके तकरीबन 14 से 16 राइट हो जाते हैं, कितने, 14 से 16, तो ये मान के चलो यू आर प्लस थ्रू का मतलब गए, आप निकल गए, आपको कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे। तो एवरेज आ जाना चाहिए आपका। अब सवाल ये है कि आपका ये एवरेज कब आएगा, मैं बताता हूँ आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्टकट में, फिर सीधा क्वेश्चन में चलूंगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका रेडी है, सारे क्वेश्चन आपके रेडी हैं, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वो देखिए आप मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कि मॉर्निंग 11 वाले सेशन में आपने 12 राइट किए, कितने में से, 20 में से, रॉन्ग कितने हुए, 8, ठीक है ना। फिर मान लीजिए आपके शाम के सेशन में आपके 4 रॉन्ग और हो गए, 4 बजे वाले सेशन में 8 4 12, फिर 5 आपके रॉन्ग हो गए, कितने, 9 वाले सेशन में आपने कितने रॉन्ग किए, 17, किस में से, 60 में से, है ना, 60 में से 17 आपके रॉन्ग हो रहे हैं। तो राइट कितने हुए, 43। आपको पता आपकी 70% की स्कोर शीट अब भी जिंदा है। अब ये जो 17 रॉन्ग हुए ना, ये 17 जो रॉन्ग आपके हुए हैं 60 में से, मैं गारंटी से कहता हूं इसमें से 3 आपके एग्जाम के दिन आ जाएंगे, 3 आपके एग्जाम के दिन आ जाएंगे, क्योंकि जो आप राइट करते हो वो आपके नहीं आते एग्जाम में कौन से आते हैं, जो आप रॉन्ग करते हो। प्लीज इस चीज को समझना, इसलिए रॉन्ग वाले का ध्यान दे ज्यादा, बजाय राइट वाले पे जश्न मनाने के, रॉन्ग वाले पर मातम मनाए और स्क्रीनशॉट लेकर के उसको करने की कोशिश करें। यहां भी चैलेंज करता हूं, कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, इसमें भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके गले में घंटी हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं, टाइम लॉस करे बिना फटाफट। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल मैन नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम क्या होता है? हमने कहा उसके पापा मर गए, उसके पापा मर गए, एम आई राइट। कोई मोहल्ले में बच्चा है, मान लो उसके फादर है और है जैसे XYZ, तो बोले उसके पापा मर गए, एम आई राइट, किसी ने कह दिया। अब देखो दोस्तों क्या होता है, एफेमिज्म होता क्या है, यूफेमिज्म जो होता है, यूफेमिज्म में आप करते क्या हो, यूफेमिज्म में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि मर गए बोलने की बजाय हम ऐसे करते अगर कि उसके पापा का परलोक गमन हो गया, उसके पापा का परलोक गमन हो गया, या उसके पापा का स्वर्ग वास हो गया।
अरे मरा तो है ही ना यार, किसको ज्ञान दे रहा है तू? स्वर्गवास और परलोक गमन और बैकुंठ गए उसके पापा तो बैकुंठ गए हैं, या स्वर्ग सिधार गए, या स्वर्ग, उसके पापा स्वर्ग सिधार गए। अब काम की बात समझ में आ गई होगी आपके। तो असहमत होने वाली ऐसी चीजें जिसका कि समाज से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता और वो घटनाएं घटती है, उनको नए शब्द दे करके नए एग्रीएबल टर्म में उनको बोलना जो है वो इंग्लिश में कहलाता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मीन्स यूजिंग अ वर्ड फॉर अ वर्ड, using a word for a word that is not agreeable, that is not agreeable, am I right? तो जो agreeable नहीं है उसके बदले अगर हम कोई चीज को अगर यूज करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, वो वर्ड क्या हो जाएगा, किसके दायरे में आ जाएगा, यूफेमिज्म में, राइट? इसमें दो जो है एपिग्राम जो है ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, एपिथेट जो है ये कब्र से रिलेटेड है, यूलॉजी जो है किसी की बड़ाई या राजा महाराजाओं की प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं उससे रिलेटेड है। वॉक इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, मैं ये करा के गया हूं, आई स्वेयर, मुझे कसम है अगर आज भी आपका नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़े चिंता की विषय है। इसीलिए क्योंकि आप मेरे सारे सेशन जो लाइव सेशन होते हैं मेरे, है ना, वो, और जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं वो, और जो टेस्ट सेशन होते हैं वो आप देखते नहीं हो, इसलिए शायद आपसे ये ना हो। इठलाकर बलखाकर इतराकर चलने का अंदाज, उत्तर स्वागर करना, इठलाकर बलखाकर इतराकर चलना, स्वागर में घमंड होता है, राइट, और चले तो वो होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टन, दोस्तों आप कभी रामलीला में गए हो? रामलीला में बीच में पर्दा गिरता है, पर्दे के आगे आके लोग खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना वार्थना गाते हैं। तो स्टेज का जो सबसे अगला हिस्सा होता है ना, पर्दे के आगे का अच्छा, उसे कहते हैं, उसे प्रोसिनियम कहते हैं इंग्लिश में, प्रोसिनियम। एम्फी थिएटर तो पूरा का पूरा थिएटर ही होता है, चारों तरफ से गोल, है ना, एम्फी थिएटर चारों तरफ से गोल, और बीच में यहाँ पर लोग लड़ते हैं और यहाँ पर दर्शक बैठे रहते हैं। ये एक तरह का क्रिकेट स्टेडियम देख रहे हो आप, ये इस टाइप का एम्फी थिएटर है। बीच में गुलाम जो है उसको शेर के सामने डाल दिया और ये दर्शक लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो एम्फी थिएटर है। एरिना अखाड़ा होता है, पोडियम स्पीच स्टैंड होता है जहाँ पे खड़े होकर आदमी भाषण देता है। और प्रोसिनियम क्या होता है? प्रोसिनियम वो अगला हिस्सा होता है किसी भी स्टेज का, सबसे फ्रंट पार्ट। वन हु डज समथिंग विदाउट नोइंग द प्रोसेस और ट्रिक, जो किसी चीज का बिना तरीका जाने या उसकी चाल तिकड़म जाने बिना किसी चीज को करता है, वो अनाड़ी कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहलाता है दोस्तों? अनाड़ी कहलाता है, इंग्लिश में सी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर किसी चीज का उद्यमी होता है जो उद्योग लगाता है, एमेच्योर शौक के लिए। और लिबर्टीन जो है एक थोड़ा सा गंदा वर्ड है। सेक्सुअली जिसको बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की इच्छा होती है ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में लिबर्टीन। मतलब ये सेक्स से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अ फियर ऑफ फायर और फ्लेम्स, फायर या फ्लेम्स, आग या लपटों का, आग या लपटों का जिसको डर लगता है उसको कौन सा फोबिया है? पायरोफोबिया है। आंच आग लपटें, आंच आग लपटों से जिसको डर लगता है उसको पायरोफोबिया है। और यहां मैं एक चीज और सिखा दूं आपको, अगर आपको समझते हो तो। पायरोमैनियक, पायरोमैनियक जो हो जाता है वो आग से खेलने वाला है, हर किसी को आग के हवाले करने वाला, उसको पायरो का मैनिया हो जाता है। रही समझ में? मैनिया मीन्स बुराई। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डरने वाला, जीनोफोबिया जो इंसानों से डरने वाला किसी नस्ल से, क्लॉस्ट्रोफोबिया बंद किसी घुटन भरे कमरे से डरने वाला। या फियर ऑफ वुल्फ्स, ये आप बताइए क्या होगा? वुल्फ से किसको डर लगता है? जिसको डर लगता है उसका फियर इंग्लिश में क्या कहलाएगा? फटाफट टाइम दिया आपको 20 सेकेंड, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। देखें आया हुआ क्वेश्चन है और डिफेंस के एग्जाम में आया हुआ, स्क्रीनशॉट दे दूंगा जिस दिन टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ोगे उस दिन सब दे दूंगा, राइट। अनअकैडमी पे उसके लिए आप आइए, एक बार देखिए अनअकैडमी पे जो क्लास है, उसके बाद में अपने कमेंट दीजिए उसमें और उस पर अपन डिस्कशन करेंगे और लाइव चलेंगे। अभी अनअकैडमी पे ज्यादा आऊंगा, मैं रेगुलर आऊंगा, कम से कम 5 क्लास तो वीक में करूंगा ही करूंगा। उत्तर ल्यूपोफोबिया, ए।
वुल्फ्स का डर जो होता है दोस्तों, भेड़िए का डर, वो ल्यूपोफोबिया होता है। लिम्नोफोबिया में झीलों से डर रहता है, वल्पोफोबिया में लोमड़ी से डर लगता है, लोमड़ी से। विलो कोई फोबिया नहीं है, विलो एक तरह का ट्री होता है, ट्री, तो ट्री से तो किसी को डर लगता नहीं है ना, वो ऐसे हो नहीं सकता आपका कि, और वैसे भी विलो फोबिया है ही नहीं, ये कोई फोबिया ही नहीं है। आपका सही जवाब है ल्यूपोफोबिया, और ल्यूपोफोबिया में आपको वुल्फ से डर लगता है। लिम्नोफोबिया में झील के पास नहीं जाते आदमी, झील के पानी से डर लगता है। वल्पोफोबिया में फॉक्स जो होती है उससे डर लगता है। अ टीम एम्प्लॉयड एज अ सिक्योरिटी कवर फॉर एन इंपॉर्टेंट पर्सन, किसी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए लगाया गया सिक्योरिटी कवर जो उसकी सुरक्षा दस्ते में तैनात होता है। उत्तर एस्कॉर्ट। आपने देखा होगा किसी मिनिस्टर की, गवर्नर की या सीएम की गाड़ी चलती है, उसके आगे आगे पुलिस की एस्कॉर्ट चलती है, वो उसकी सुरक्षा का एस्कॉर्ट के काफिले को कहते हैं सुरक्षा दस्ता या सुरक्षा दस्ता। शॉफर तो ड्राइवर होता है, वैगनर जो है ये वैगन चलाने वाला होता है, एक तरह की गाड़ी होती है। स्नाइपर वो होता है जो एक निशाना लेके बंदूक मारता है। आपने किसी किसी फिल्मों में देखा होगा कि होटल के अंदर बहुत दूर से किसी बिल्डिंग में एक दूरबीन लगा करके राइफल के साथ में स्नाइपर जो है वो गोली मारते हैं, राइट, निशानेबाज। आर्मी में भी स्नाइपर होते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज जो होते हैं वो स्नाइपर होते हैं। ओसामा बिन लादेन को किसने मारा था? स्नाइपर्स ने इसको मारा था, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था उनके, है ना। और वो अपने नेवी सील कमांडोज थे, यूएस नेवी के सील कमांडोज थे, उनमें स्नाइपर ने मारा था। वॉकिंग इन स्लीप, ये तो सबको ही पता है, वॉकिंग स्लीप में चलना। सोमनोलॉजी तो बातचीत करना होता है, ये चलना होता है। हेलुसिनेशन किसी तरह का ऑब्सेशन, जुनून होता है। हेलुसिनेशन किसी चीज के प्रति, है ना, आदमी की आभास होती है, राइट, जिसको गलत गलत चीजें दिखती है, राइट। मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान कृष्ण जी आके मुझसे कह रहे हैं कि आओ जमुना के तट पे चलते हैं। आँख खोलता हूँ तो लगता है अभी भी कृष्ण जी यहीं थे, पता नहीं कहाँ गए, जमुना तट पे जाने की कह रहे थे। ये मेरा क्या है? हेलुसिनेशन है, कुछ चीजें दिखना, आदमी के विचारों की श्रृंखला में आ जाना। ऑब्सेशन पता ही आपको, जुनून होता है ना, ठीक है ना। मैं क्रिकेट को लेकर पागलों की तरह ऑब्सेशन है मेरा, आईपीएल के लिए ऑब्सेशन है, वर्ल्ड कप के लिए ऑब्सेशन है। और वॉकिंग का मतलब कैसे पता चला? देखो, एम्बुलेंस, एम्बुल कोई भी चीज अगर एम्बुल है ना, तो एम्बुल में चलना फिरना जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो सही जवाब क्या हो गया इसका? सी फॉर चंडीगढ़। अ पर्टिकुलर आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स इन ऑर्डर, क्या हो जाएगा आपका? अ पर्टिकुलर आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स इन ऑर्डर, किसी चीजों को ऑर्डर में सजा देना। ये करके दिखाओ, देंगे आप, है ना। फूलों को ऊपर नीचे कुछ ऐसे जमाना कि पहले लाल, फिर हला, फिर पीला, फिर काला, फिर पीला, फिर नीला, जामुनी, नारंगी, फिर मोटी पत्ती का, फिर पतली पत्ती का। एक तरह की जापानीज आर्ट है, जापानीज आर्ट है, फूलों को जचाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप, नहीं पता? चलिए मैं बताऊं उत्तर। आपके तो कमेंट बॉक्स में आंसर आए नहीं, उत्तर लिख दो ए, इकेबाना। इकेबाना फ्लावर का अरेंजमेंट है। हाराकिरी क्या है? सुसाइड है। हाराकिरी सुसाइड है, जान देना। हैक्यू एक जापानी पोएम है, और किमोनो एक जापानी वस्त्र है, लंबा, है ना, लंबा, पहनने वाला गाउन टाइप का। ये जापानीज गाउन है, ये जापानीज छोटी सी पोएम है, 3-4 लाइन होती है, छोटी सी पोएम। ये जापानीज सुसाइड है, इसमें पेट में तलवार मार के आर पार कर देते हैं इज्जत बचाने के लिए। जैसे अपने यहाँ, है ना, चित्तौड़ में जैसे जौहर करते थे, ऊपर से कूद करके नीचे आग में, जैसे पद्मावत फिल्म में आपने देखा होगा, वैसे ही वो जौहर था, ये हाराकिरी है। बात इतनी सी है, उसमें आग में कूद के जान देते थे, सुसाइड करते थे। और इसमें तलवार पेट में डाल लेते थे। इकेबाना सही जवाब है, इकेबाना, ठीक है। अ प्लेस वेयर रिमेन मोटर्स आर कंसाइन्ड टू फायर, ये बताइए आप। मुश्किल है, आसान है, क्या है? A place where remained mortals are consigned to fire, फटाफट प्राचीश बता। बताओ गीतांजलि, आप आए हो, आज आए हो। रिमेंड का मतलब पार्थिव, पार्थिव, और मॉर्टल का मतलब शरीर। पार्थिव शरीर माने मृतदेह, और कंसाइंड माने सुपुर्द की जाती है, फायर माने आग।
आग और चिता दोनों को मिला के कहते हैं फायर। तो ये आग और चिता हो गई, एम आई राइट? आग और चिता के हवाले। तो इसका सही जवाब हो गया क्रेमेटरी, शमशान, है ना, शमशान। आग और चिता के हवाले किया जा और करके हवाले सुपुर्द किया जाता है किसको? पार्थिव शरीर को, अर्थात रिमेंड मॉडर्न्स का एक और मतलब मृतदेह को आग के हवाले कहाँ किया जाता है? उत्तर शमशान। सही जवाब है सी, क्रेमेटरी। सिमेट्री कब्रिस्तान होता है, म्यूजियम, पार्क, ये तो हटा ही दीजिए आप। मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट पॉइजन, मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट पॉइजन, जहर का असर कम करने वाली दवा, उत्तर जहर प्रतिरोधी, जहर प्रतिरोधी दवा, जहर की प्रतिरोधी दवा इज इक्वल टू एंटीडॉट, सी, ठीक है। एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक तो आपको पता ही है, वो चीजें हो नहीं सकती। वन हु हेट्स मैरिज, वो व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है। पॉलीगैमिस्ट तो बहुत शादी करता है। मिसोगैमिस्ट शादी से नफरत करता है। मिजांथ्रोप इंसानों का, मिसोगाइनिस्ट औरतों का, पॉलीगैमिस्ट ये होगा नहीं, तो बचा क्या? गैमी माने विवाह और मिसो माने नफरत। मिसो माने नफरत, तो मिसोगैमिस्ट माने विवाह से नफरत करने वाला। तो राइट, तो ऐसे में सही जवाब क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। एम आई राइट? इसका उच्चारण अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से किया जाता है ना। बहुत लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इसको माइसो भी कहते हैं, माइसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट वो नहीं, वो उसमें हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी मैरिज, और दो ही वर्ड याद रखें ना आप, हेट्स इक्वल टू MISO और मैरिज इज इक्वल टू गैमी, गैम या गैमेट, गैम या गैमेट या गैमी, या ये जो है ना, ये गैमी, इस तरह के ये जो है मिलन, ये मिलन का प्रतीक होते हैं साइंस में, बायो में। एम आई राइट? है ना, तो उसको अपन उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, है ना। थॉइंग स्नो, थॉइंग, बर्फ को गलाना या गली हुई बर्फ, गली हुई बर्फ, गली बर्फ को क्या कहते हैं? जो बर्फ गली हुई होती है, राइट, मेल्टेड, मेल्टेड स्नो। ये पूरी मेल्टेड भी नहीं होती एक्चुअली, हाफ मेल्टेड होती है, हाफ मेल्टेड। एक फिल्म में देखा था, राइट। स्लज का मतलब तो होता है कीचड़, स्लज का मतलब क्या होता है? कीचड़। स्लश का मतलब होता है बर्फ, गली हुई, गली हुई बर्फ को स्लश कहते हैं। स्लॉश का मतलब क्या होता है? चलना फिरना, चलना, वॉक करना। स्लैश का मतलब क्या होता है? काटना, चीरना, किसी चीज को काटना, चीर देना, है ना। तो सही जवाब क्या हुआ? स्लश, यानी कि बी फॉर बॉम्बे, राइट सर। वन हु स्पेशलाइजेज इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है ना, इंश्योरेंस के प्रीमियम को जो कैलकुलेट करता है, मैं वर्ड लिख देता हूं, ऐसा नहीं आ जाए, एक वर्ड और आ सकता है आपके, वन हु इज द मैथमेटिशियन ऑफ रिस्क कवर। इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है? प्रीमियम देते तो क्या कवर होती है? रिस्क कवर होती है। इस वर्ड को याद रखें, हो सकता है ये आए ही ना, रिस्क कवर आ जाए। रिस्क कवर को कैलकुलेट करने वाला बंदा कहलाता है एक्चुअरी। सही जवाब है बी, एन, एक्चुअरी, ठीक है ना। एक्चुअरी जो है वो रिस्क को कवर करके मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करता है कि आपका कितना प्रीमियम लगेगा। वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करना, उत्तर चर्च विरोधी, अर्थात सैक्रिलेज। सैक्रिलेज जो है वो चर्च की बगावत होती है ना, है ना, जिसको प्रोफेनिटी कहते हैं एक और लैंग्वेज में, है ना, ठीक है ना। तो ये वर्ड जो है एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम जो है उसका ध्यान रखेंगे आप, है ना। सैक्रिलेज से बना हुआ है ना। ओके, अ पॉपुलर डायरेक्ट वोट फॉर अमेंडमेंट, अगर आप अमेंडमेंट चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट वोट करने का या पॉपुलर वोट करने का एक अधिकार होता है। अगर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट भी किसमें, या तो लॉ में या देश के कॉन्स्टिट्यूशन में,
किसी देश के लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट वोट करके अमेंडमेंट करने का तरीका है ये रेफरेंडम, जिसे हम कहते हैं जनमत। जनमत, पब्लिक ओपिनियन, ये पब्लिक ओपिनियन भी कह सकते हैं आप, पब्लिक ओपिनियन। एम आई राइट? सही इसका जवाब क्या हो गया? रेफरेंडम। और रेफरेंडम में जवाब क्या हो गया आपका? बी फॉर बॉम्बे। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज ऑफ हिज ओन फ्री विल। फ्री माने मुक्त इच्छा से, अपनी मुक्त इच्छा से सेवाएं देने वाला स्वयं सेवक। अपनी मुक्त इच्छा से सेवाएं देने वाला स्वयं सेवक। अभी कोरोना में बहुत से स्वयं सेवक काम कर रहे हैं, वॉलेंटियर। वॉलेंटियर मीन्स स्वयं सेवक, जो काम को अंजाम देते हैं अपनी इच्छा से। राइट दोस्तों? वन इज ऑलवेज डाउटिंग, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। वो जो हमेशा डाउट करते हैं, स्केप्टिक, है ना, संदेही, हर बात में संदेह। राइट? दूध का गिलास दिया तो भी देख करके चार पर कि भाई इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया। एम आई राइट? है ना? कोई छत पे जाता है, वापस आ जाता है नीचे, तो वो फिर छत पे जाके देखता है कहीं पानी की टंकी में कुछ मिला दिया तो नहीं है। ऐसे लोग खुद पे ही डाउट करते हैं। बहुत डाउटफुल बंदों को इंग्लिश में स्केप्टिक कहते हैं। रैशनलिस्ट इसका ऑपोजिट है। रैशनलिस्ट इसका क्या है? वो ऑपोजिट है, जिसका अर्थ है तार्किक। मेरी माँ, है ना, तार्किक। मेरी माँ स्केप्टिक है, लेकिन मेरे पापा बहुत ही रैशनलिस्ट है। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, गुलामों का पूरा संग्रह, गुलामों का पूरा कलेक्शन, जहाँ एक साथ गुलामों का पूरा झुंड हो, संग्रह किया हो। ठीक है? यहाँ मैं जूलियस सीजर जब स्कॉटलैंड से चला था, है ना, बेथलेहम की ओर, तो वो कॉफल लेके चला था, यानी कि उसके पास बहुत से गुलामों का कॉफल था। कॉफल का मतलब झुंड, कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। राइट? आ गया होगा समझ में। अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। ये सुबह मॉर्निंग में करवा के गया हूं। भाड़े का टट्टू, पैसे का पुजारी। भाड़े का टट्टू, जो पैसे के लिए किसी के भी साथ हो जाता है, भाड़े का टट्टू। यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना, मर्किनरी। ये सैनिक भी हो सकते हैं, ये व्यापार या पैसा कमाने वाले भी हो सकते हैं। बस इनको 2 पैसे से मतलब है। 2 पैसे के लिए कुछ भी करेगा। 2 पैसे के लिए कुछ भी करेगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाले बंदे हैं, और इनको इंग्लिश में हम कहते हैं मर्किनरी। और ये प्रोफेशनल होते हैं, और ये फॉरेन आर्मी में एज ए सोल्जर भी जाते हैं। राइट? एज ए सोल्जर लड़ने के लिए चले जाते हैं। इनके पास जिस्म होता है, ताकत होती है, हिम्मत होती है, बस पैसा नहीं होता है। राइट? तो आपने देखा होगा, उनको मर्किनरी कहते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी डायनासोर, जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क में, उस पार्क में जाने के लिए 4 आदमियों को इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग आदमियों को। कोई किस काम में माइक, वो सारे के सारे क्या हैं, उनको पैसे देके जुरासिक पार्क में लाया जाता है कि आप चलोगे डायनासोर के अंडे लाने या डायनासोर को पकड़ना है। या एनाकोंडा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, उसमें भी 2-4 लोग अलग अलग राइफल लेकर के, जीप लेके अपनी चले गए। वो सारे के सारे मर्किनरी, तो वो भी पैसे के लिए काम करने वाले हैं। तो उनको भी आप मर्किनरी यानी कि भाड़े का टट्टू कह सकते हो। सुनील के साथ ये सीरीज देखी आपने, थैंक यू वेरी मच। कोई कमी लगे, कोई दिक्कत लगे, कुछ फरमाइश हो तो बोल दिया करो, मुझे सब आता है। 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ यार, 30 साल से किताब नहीं छुई है मैंने, मुझे सब कुछ आता है। आप अपनी फरमाइश को भी हमें लगातार बताते रहें। और प्लीज अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो 2 PM पे आज जो मेरा इवेंट गया है सुबह 2 बजे अनअकैडमी पे, राइट, सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे? पहले तो आप टीचर को सर्च करोगे, है ना, सुनील कुमार के नाम से है मेरी आईडी, सुनील कुमार, एम आई राइट? तो उस हिसाब से देख लोगे। इंग्लिश में NDA, है ना, एयरफोर्स का जो कॉलम आता है गोल में, उसमें आप देख लोगे NDA एयरफोर्स में इंग्लिश ग्रामर आती है, उसमें सर्च कर लोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। ये देख लेना, आपके बहुत काम आएगा। एंड आई प्रॉमिस, आप ये वाला बैच भी ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। NDA का जो ये मेरा बैच है उसको, ठीक है। हम 4 लोग हैं इसमें, बहुत दिल से पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। कोई कमी हो, कोई कसर हो, आपको कुछ स्पेशल चाहिए, लेट मी नो, है ना, वी विल डू द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।